हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंटेनेंस के बारे में जो जजमेंट दिया है, जो रजनीश वर्सेस नेहा के केस में, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोअर कोर्ट जो फैमिली कोर्ट है उसके लिए जो मेंटेनेंस के केस है उसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जो कि हर फैमिली कोर्ट, हर लोअर कोर्ट को इसे फॉलो करना होगा। तो क्या है ये पूरा केस का मामला और सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी गाइडलाइन जारी की है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमने मेंटेनेंस के केस में ये देखा है कि जब भी पति अपना पक्ष रखता था तो वो अपनी इनकम कम से कम बताता था, और जो पत्नी है वो अपना पक्ष रखती थी तो अपनी जो खर्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा दिखाते थे। तो जिसके कारण जो कोर्ट है उसे ये तय करने में काफी मुश्किल हो जाती थी कि वास्तविक चित्र असल में क्या है। तो इसी के बात का समाधान करते हुए, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जो कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में है और जो लोअर कोर्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की है। तो इसमें पहली गाइडलाइंस ये है कि अभी तक क्या होता था कि पति ही अपनी सारी डिटेल्स एफिडेविट से कोर्ट में प्रस्तुत करता था, जैसे कि उसका एजुकेशन क्या है, उसके इनकम सोर्स क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, जो कि सारी चीजें पति अपने एफिडेविट में प्रस्तुत करता था। अब से पत्नी को भी एक एफिडेविट देना होगा जिसमें पत्नी को ये बताना होगा कि उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अदर इनकम सोर्स है या नहीं है तो कितने हैं, उसका बैंक बैलेंस क्या है, और क्या वो कमाने के लिए सक्षम है या नहीं है, पहले जॉब करती थी या नहीं करती थी, क्यों छोड़ दी, वो सारी डिटेल्स एफिडेविट के द्वारा पत्नी को भी अब कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, ताकि ओरिजिनल चित्र, जो वास्तविक चित्र है, वो कोर्ट के सामने आ सके और किसी भी पक्षकार को, जब मेंटेनेंस की रकम तय की जाती है तो किसी भी पक्षकार को अन्याय न हो। दूसरी गाइडलाइंस ये है कि मेंटेनेंस की राशि तय करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि क्या पति के ऊपर कोई डेब्स है, क्या कोई लोन चल रहा है, या कोई किसी प्रकार का कोई अदर लोन है या नहीं है, वो भी बात को ध्यान रखना है। तीसरी बात ये ध्यान में रखना है कि पत्नी शादी से पहले जॉब करती थी या नहीं करती थी। अगर जॉब करती थी और बच्चों के लिए या फिर माँ बाप की सेवा के लिए अगर उसने जॉब छोड़ दी है, तो इतने सालों बाद क्या आज के समय में, क्या आज के आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, क्या पत्नी को आज जॉब मिलना आसान है या नहीं है, वो कितना मुश्किल है, इसके बारे में जानना होगा। इसके साथ ये भी जानना है कि क्या पत्नी ने जानबूझकर जॉब छोड़ दी है वो समर्थ होने के बावजूद, या फिर कई सालों के बाद अब उसे जॉब मिलने में सही में दिक्कत हो सकती है, मुश्किलें हो सकती है या नहीं, उस बात को भी ध्यान में रखना होगा। चौथी गाइडलाइंस ये है कि घरेलू हिंसा के तहत अगर कोई कोर्ट ने निवास स्थान के लिए ऑर्डर किया है तो पति को उसका रेंट और अदर जो खर्चे हैं वो भी पत्नी को देने होंगे। पांचवी गाइडलाइन ये है कि पत्नी को जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पति के घर पे वो रहती थी, क्या वो आज भी वो उस जीवन शैली के समकक्ष रह पाती है या नहीं है, वो उस बात को भी ध्यान में रखना होगा। अगली गाइडलाइन से जारी की है कि पति और जो पत्नी, उनके जो बच्चे हैं, अगर पत्नी कमाती है तो जो बच्चों की शिक्षा है, बच्चों के जो डेवलपमेंट है, बच्चों के कपड़े, मेडिकल, जो अदर खर्चे हैं वो, और जो बच्चे को जो प्रोफेशनल, जैसे कि कोई कोचिंग है या कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन जो प्रोफेशनल और जो कोचिंग है वो इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि किसी भी पार्टी पर उसका बर्डन हो सके। और अगर पत्नी सक्षम है, कमा रही है, तो ये खर्चे दोनों में बराबर भी बांटे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगली गाइडलाइंस ये भी जारी की है कि अगर कोई एक जीवन साथी बीमार है या फिर विकलांग है या फिर किसी भी दूसरी डिसेबिलिटी से कारण अगर वो है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भी मेंटेनेंस की राशि तय की जानी चाहिए।
इसके साथ अगली गाइडलाइंस ये है कि अगर पत्नी ने कहीं एक का कोर्ट की जो कार्यवाही है उससे अगर वो मेंटेनेंस पाती है और दूसरी एप्लीकेशन की है जिसमें उसने मेंटेनेंस की नई एप्लीकेशन की है, तो अब ये ध्यान में रखना है कि जो पत्नी का जो जीवन शैली है वो और जो टोटल अमाउंट है और जो पुरानी जो अभी मिल रही है उसे और जो टोटल है उसमें जो है जो गैप है वो गैप पूर्ति ही अमाउंट दी जाएगी। यानी कि पहले क्या होता था कि एक अलग जगह से अलग राशि मिलती थी, फिर वही कंडीशन बता के दूसरी जगह से भी जो कोर्ट से राशि ली जाती थी, जिससे पति के ऊपर बहुत ही बर्डन पड़ता था। लेकिन अब एक ही सिचुएशन के आधार पर टोटल अमाउंट से ही हर जगह से यानी कि डबल जो भार पड़ता था पति पर वो नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट ने ये कहा कि जो मेंटेनेंस की जो राशि है वो इतनी ज्यादा और अवास्तविक नहीं होनी चाहिए कि एक पति उसे चुका ना सके, और दूसरी बात वो मेंटेनेंस की राशि इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि एक पत्नी के लिए बहुत ही अमर्यादित हो जाए जिससे उसका गुजारा ही ना चल सके। तो ये सारी नई गाइडलाइंस जारी की है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन गाइडलाइंस को सारी फैमिली कोर्ट को, सारी लोअर कोर्ट को फॉलो करना होगा जब भी वो मेंटेनेंस की राशि तय करते हैं उस वक्त। तो ये था कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और जजमेंट दिया है। आप जजमेंट की कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।